हेलो एनिमे फैंस। तो आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 37 को। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था जिनवू ने अपने सभी शैडो सोल्जर को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया था और कोई डीमन प्लानिंग करके उन सभी ग्रुप के मेंबर्सों को मार रहा था, जिसकी वजह से जिनवू जमीन के अंदर नक्शा बना के बैठ जाता है। और जिनवू को वहां पर यह बात समझ में आ जाती है कि वो सिर्फ उनके कमजोर ग्रुप के ऊपर ही अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से वो समझ जाता है लास्ट अटैक और के ऊपर हुआ था तो अब टैंक के ऊपर अटैक होने वाला है। और जिनवू वहां पर चुपके से टैंक के ग्रुप के पीछे चले जाता है ये देखने के लिए कि आखिर उन पे अटैक कौन कर रहा है। जिनवू वहां पर पीछे छुपा ही होता है कि तभी सामने से कुछ डीमन नाइट्स निकल के आते। जिनवू उन सभी डीमंस की तरफ देखता है और कहता है इनमें से तो एक नॉर्मल डीमन है और बाकी के 3 नॉर्मल नाइट्स हैं। तभी उनमें से एक डीमन नाइट टैंक के ऊपर अटैक कर देता है और उनकी ग्रुप में से एक आइस बियर को मार देता है। जिनवू उसे देखते हुए समझ जाता है ये लोग इस तरीके से मेरे शैडो को मार रहे हैं, ये लोग कमजोरों को अपना निशाना बना रहे हैं। तभी वहां पर जिनवू गायब होकर तुरंत अपने स्टाइल्स के मोड में चले जाता है और वहां आगे जाके एक डीमन को मार देता है। और ये देख के बाकी के दोनों डीमन भी जिनवू के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन जिनवू वहां से फिर से गायब होके उस डीमन नाइट के पीछे चले जाता है और अपने डैगर से उन दोनों डीमंस को भी मार देता है। तभी जिनवू के सामने एक विंडो ओपन होती है कि तुमने डीमन नाइट्स को मार दिया है। लास्ट में बस एक डीमन नोवल बचता है और उसको मारने के लिए जिनवू आगे बढ़ ही रहा होता है कि वो जिनवू को देख के बहुत ही ज्यादा डरने लग जाता है, जिस पे जिनवू कहता है अच्छा तो तुम डीमन को भी मौत से डर लगता है। तभी यहाँ पे वो डीमन जिनवू के ऊपर अपने भाले से अटैक करने लगता है। वो जिनवू के सीधा दिल और गर्दन पे अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसको देख के जिनवू कहता है इसका एक्यूरेसी रेट तो बहुत ही ज़्यादा है, अगर मेरे से थोड़ी सी भी गलती हुई तो मैं यहीं पे मारा जाऊंगा। साथ ही में जिनवू ये भी सोच रहा होता है मैं जैसे जैसे कासल के ऊपर चढ़ते जा रहा हूँ मॉन्स्टर उतने ज़्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं। नीचे के लेवलों पे मॉन्स्टर बी रैंक या ए रैंक के होते थे, लेकिन इस वाले फ्लोर पे सारे मॉन्स्टर एस रैंक के हैं। लेकिन पता नहीं क्यों ये डीमन नोवल उतना ज़्यादा ताकतवर है ही नहीं। और जिनवू अपने एक हाथ से उसका मास्क को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से अपने डैगर से उसके गर्दन पे अटैक करने ही वाला होता है। अभी वो डीमन नोवल बहुत ही बुरी तरीके से चिल्लाने लग जाता है और बोलता है मैं अपनी हार मानता हूँ। तभी जिनवू यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर आजकल सारे मॉन्स्टर को हो क्या गया है, ये सभी इंसानी भाषा कैसे बोलने लग गए हैं, साथ ही में इसकी आवाज़ तो लड़की जैसी है। तभी वो डीमन नोवल वहाँ पर अपने वेपन को भी नीचे फेंक देता है और वहाँ पे जिनवू उसके मास्क को उतार देता है। तभी जिनवू यहाँ पे देखता है कि वो तो एक सच में ही डीमन गर्ल है और वो इस टेंजिन के बॉस की बेटी होती है। और वो डीमन गर्ल चिल्ला रही होती है मुझे माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमें तुम पे अटैक नहीं करना चाहिए था, हमें माफ़ कर दो। जिनवू यहाँ पे डीमन गर्ल से बोलता है तुमने मेरे सभी शैडो सोल्जर पे अटैक करा था, साथ में ही उनमें से कितनों को तुमने मारा भी है और तुम यहाँ पे मुझसे भीख मांग रही हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं। जिस पे डीमन गर्ल कहती है हाँ मैं मानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर दो। साथ ही में वो डीमन लड़की जिनवू से कहती है ये एरिया हमारे अंडर आता है और हमें इसे प्रोटेक्ट करना होता है और हम नहीं चाहते कि तुम्हारे जैसा कोई मॉन्स्टर यहाँ पर आके हमारे सभी डीमन सोल्जरों को मार दे। तभी वहाँ पे जिनवू उससे एक बात पूछता है क्या तुम्हारे लिए बात सही है, मैंने तुम्हारे सभी मॉन्स्टरों को मार दिया है और तुम मेरे से यहाँ पे रहम की भीख मांग रही हो। जिस पे कि वो लड़की कहती है वो सभी तो मेरी निगरानी के लिए ही तो थे, मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए थे, तो मेरे को जिंदा देख के तो खुशी होंगे ना। तभी वहाँ पे जिनवू मन ही मन सोच रहा होता है अरे यार ये कितनी बेकार है, ये तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है। लेकिन वो सोचता है अरे यार ये लड़की भी तो नहीं है, ये तो एक डीमन है और इसकी शक्ल भी इंसानों जैसी मिलती है, लेकिन मैं इसे मारना नहीं चाहता हूँ। जैसे ही उस डीमन को मौका मिलता है वो जिनवू पे पीछे से अटैक करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ साइडों में से टस्क बाहर आता है और वो एक शील्ड बना देता है और यहाँ पे टस्क जिनवू को प्रोटेक्ट कर लेता है। जिस पे कि जिनवू उससे कहता है अच्छा तो तुम पीछे से क्या करने की कोशिश कर रही थी। जिस पे कि वो डीमन लड़की अपने वेपन को दोबारा से फेंक देती है और नील डाउन कर देती है और फिर से भीख मांगने लग जाती है प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो, मेरे से दोबारा से गलती हो गई। जिनवू यहाँ पे बोलता है क्या ये मेरे को सच में पागल समझती है, इसने मेरे पे दोबारा से अटैक करा है और ये दोबारा सोच रही है कि मैं इसे दोबारा माफ़ कर दूंगा। तभी यहाँ पे जिनवू बोलता है मैं तुम्हें एक ही शर्त पे माफ़ करूंगा, अगर तुम्हें मुझे एंट्री पास देना होगा। जिस पे कि वो डीमन गर्ल जिनवू को बताती है वो एंट्री पास हमारे कासल के अंदर रखा पड़ा है जिसको मेरे डैड प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अगर तुम मुझे सही सलामत वहां ले जाओगे तो मेरे डैड तुम्हें वो एंट्री पास जरूर दे देंगे। इस पे कि जिनवू बोलता है अच्छा तो मुझे तभी एंट्री पास नहीं मिल रहा था क्योंकि तुम्हारे डैड ने तो उसे कहीं और पे प्रोटेक्ट कर रखा है। जिस पे कि वो डीमन लड़की बताती है कि मेरे को बाकी बाकी एंट्री पासों के बारे में भी पता है। जिस पे कि जिनवू अपने ब्लड लस्ट एबिलिटी को एक्टिवेट करते हुए उसके ऊपर जाकर पूछता है क्या मैं तुम पे सच में भरोसा कर सकता हूँ। जिस पे कि वो डीमन लड़की उसकी भयानक आंखों को देख के बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है और कहती है तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट करना होगा, मैं तुम्हें सारे एंट्री पास दे दूंगी। जिस पे कि जिनवू उससे कहता है अच्छा चलो ठीक है तो मैं तुम पे भरोसा कर लेता हूँ, अगर तुम मुझे एंट्री पास दे दोगी तो मैं तुम्हारे किसी भी डीमन को नहीं मारूंगा और चुपचाप से दूसरे फ्लोर पे चले जाऊंगा।
तो यहाँ पर हमें उस आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एक चींटी जेजू आइलैंड से उड़कर आ गई थी और वो वहाँ पर वो जो दो हंटर पेट्रोलिंग कर रहे थे उनको मार चुकी होती थी, साथ में वो बाकी सिविलियंस को भी मार के उनको खा रही होती थी। और यहाँ पर एक आदमी बस उसे ऐसा करता हुआ देख रहा था। वो इतना ज़्यादा डर चुका था कि उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वहाँ से भी उड़ के भाग सके। तभी यहाँ पर हमें दूसरे सीन में उसको चिल्लाते हुए दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि वो चींटी ने उसको भी मार के खा लिया है और वो चींटी यहाँ से उड़ के चली जाती है। और हमें फिर से डीमन कासल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि जिन्हों उस लड़की से कुछ सवाल पूछ रहा होता है और वो लड़की कहती है मेरा नाम एसल है और मैं रेडिट क्लैन से हूँ, जिस पे कि जिन्हों पूछता है मेरे को तुम्हारे नाम और तुम्हारे क्लैन में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो कुछ और जानना है, तुम मुझे कुछ और बताओ। जिस पे कि जिन्हों सोच रहा होता है अच्छा तो मैं इससे फिर क्या पूछूं। तभी जिन्हों उससे पूछता है क्या तुम्हारे कान में भी आवाजें आती हैं कि इंसानों को मारना है। इस पे कि वो बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे कानों में ऐसी कोई आवाज़ नहीं आती, बस इसके बजाय हमारे कानों में ये आवाज़ आती है कि हमें अपने जगह को प्रोटेक्ट करना है एक मॉन्स्टर से। जब से हमारी यहाँ पर आंखें खुली है हमारे तब से कान में बस यही चीज़ें बोली जा रही हैं कि हमें अपने कैसल को प्रोटेक्ट करना है। जिस पे कि जिन्हों सोचता है ये तो टेंजन के मॉन्स्टर से बिल्कुल अलग है, क्योंकि टेंजनों का मॉन्स्टर का काम होता है इंसानों को मारना, इसलिए उसके कानों में इंसानों को मारने जैसी आवाज़ें गूंजती है। लेकिन इनके कानों में ऐसी आवाज़ नहीं गूंज रही हैं, कहीं इनके लिए मैं ही तो मॉन्स्टर नहीं हूँ जिनसे कि इसको अपने कैसल को प्रोटेक्ट करना है। तभी यहाँ पे जिन्हों उससे दूसरा सवाल पूछता है और कहता है तुम्हारे कानों में ये आवाज़ें गूंजना कब से चालू हुई थी। जिस पे कि हसल बताती है जब से हमारी यहाँ पर आंखें खुली थी। जिस पे कि जिन्हों हैरान हो जाता है और सोचता है तुम्हारी यहाँ पर आंखें खुली थी का क्या मतलब है, मतलब तुम क्या बोलना चाह रही हो। नहीं ऐसा तो नहीं है सारे डीमन किसी और जगह से यहाँ पर लेके आए गए हैं बस मेरी ट्रेनिंग के लिए, अगर ऐसा है तो मुझे और भी तहकीकात करनी होगी ताकि मुझे इस सिस्टम के बारे में अच्छे से पता चल सके। जिन्हों एसल से पूछता है तुम लोग यहाँ पर आँख खुलने से पहले कहाँ पर थे। जिस पे कि एसल बताती है हम लोग अपने डीमन वर्ल्ड में थे और लेकिन पता नहीं वहाँ पर क्या हुआ और सीधा हम यहाँ पर आ गए और जब से हमारी आंखें खुली हैं हमारे कानों में बस यही आवाज़ें आ रही है। जिस पे कि जिन्हों बोलता है तुम लोग डीमन वर्ल्ड में क्या कर रहे थे। ये वाला सवाल सुनते ही एजल की आंखों का रंग बदल जाता है और उसकी आंखों में ग्लिच सा आने लग जाता है और वो कहती है हम लोग लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। जिस पे कि जिन्हों बोलता है तुम किसके लिए लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। जिस पे कि वो एजल बताती है हम एक ऐसे मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ाई की तैयारी कर रहे थे जिसको हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और उसको हराने के लिए हम सभी मॉन्स्टरों को एक होना पड़ गया था। ये सब बातें सुन के और एजल की तरफ देख के जिन्हों बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा होता है क्योंकि उसके इर्द गिर्द बस कुछ विंडोज़ ओपन हो रही होती है, वो भी बहुत ज़्यादा ग्लिच के साथ, और उस पर लिखा होता है तुमने इसको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है और तुम इसके अलावा इससे कुछ बात नहीं कर सकती हो। जिस पे कि एजल कुछ बताने की कोशिश करती है लेकिन वो ग्लिच के साथ एकदम से खामोश हो जाती है। जिन्हों यहाँ पर सोच रहा होता है जब मैंने बाकी के मॉन्स्टरों से बारूका और टस्क भी जब मेरे को इस बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे तब उनके साथ भी सेम चीज़ हुई थी, वहाँ पर ग्लिच आने लग गया था। तभी यहाँ पर जिन्हों एजल से उस एनीमे का नाम पूछता है कि आखिर वो ताकतवर एनीमे कौन था। जिस पे कि वह एजल उसका नाम बताने की कोशिश करती है लेकिन वो वहाँ पे एक ऐसा इफेक्ट होता है कि वो ग्लिच के साथ बेहोश हो जाती है। ये सब देख के जिन्हों बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और मन ही मन सोच रहा होता है जैसे ही मैंने उस एनिमी का नाम पूछा सिस्टम ने कुछ ऐसा करा कि ये बेहोश हो गई है, आखिर सिस्टम क्यों नहीं चाहता है कि मेरे को उसके बारे में पता चले। जिन्हों यहाँ पे मन ही मन सोच रहा होता है ये डीमन जिस भी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं वही मॉन्स्टर मेरे सभी सवालों की चाबी है। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल जुड़ गया है, आखिर वो मॉन्स्टर है कौन और जिन्हों को ये स्पेशल पावर आखिर मिली क्यों है। साथ में ही जिन्हों के डैड ने भी डांसुक को एक बात बताई थी जब उसके साथ उनकी मीटिंग हो रही थी कि एक पावरफुल मॉन्स्टर जाग चुका है और मुझे उसे रोकना है। और आखिर में वो पावरफुल मॉन्स्टर है कौन, शायद वो पावरफुल मॉन्स्टर वही है जिसको डीमन मारने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं और ये बात हमें आगे के चैप्टरों में जाकर पता चलेगी कि वो मॉन्स्टर है कौन। और वहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है जापान के आइलैंड की तरफ जहाँ पर कि वो चींटी उड़ के आ गई होती है और वहाँ पर बाकी के हंटर भी आ गए होते हैं और वो उससे लड़ाई कर रहे होते हैं। जिसमें कि एक हंटर बोलता है ये मॉन्स्टर तो बहुत ही ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी वो चींटी आगे बढ़ती है और उसका गला काट देती है। ये देखते हुए एक नाइट हंटर बोलता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतनी ज़्यादा समझदार कैसे हो सकती है, ये मॉन्स्टर तो बहुत ही ज़्यादा समझदार है, पहले इसने हमारे हीलर को मारा ताकि वो किसी को हील ना कर पाए और अब ये हमारे सबसे कमज़ोर हंटरों पे अटैक कर रही है। तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक कार के अंदर एक कैमरा लगा होता है जो कि ये सारे सीन को रिकॉर्ड कर रही होती है और ये सारा सीन जापान से साउथ कोरिया में मिस्टर वू जिन के पास दिखाया जाता है जो कि अपने सारे एम्प्लॉय को और मिस्टर चेयरमैन को इसके बारे में बता रहे होते हैं। मिस्टर वू जिन वहाँ पे उन सभी को सभी घटना के बारे में बता रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि उन्हें पूरा दिन लग गया था इस चूटी को मारने के लिए और कुछ हंटरों ने मिलकर इसे मार भी दिया। लेकिन ये चूटी यहाँ पर नहीं थी, वो जेजू आइलैंड से पहले एक आइलैंड पे गई थी जहाँ पर कि उसने दो हंटरों को और बाकी के सिविलियंस को मार दिया था और फिर वो उड़ के यहाँ पर आ गई थी। और इस ऑपरेशन के दौरान 4 डी रैंक के हंटर और एक ई रैंक का हंटर मारा गया था और हालांकि उसको एक ए रैंक के हंटर ने मारा था, तो हमें एक चींटी को मारने के लिए कम से कम एक ए रैंक का हंटर चाहिए होगा। साथ
साथ ही में मिस्टर वू जिन उन सभी लोगों को एक और बात बताते हैं कि इस चींटी ने बस एक ही चींटी ने एक दिन में 294 लोगों को मार डाला है, जिस पे कि बाकी सारे के एम्प्लॉय शॉक हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि जापान के पास तो बहुत ही ज़्यादा हंटर है, सबसे ज़्यादा एस रैंक के हंटर जापान में ही है। तो अगर ये चींटी जापान में इतनी तबाही मचा सकती है तो सोचो अगर ये साउथ कोरिया में आ गई तो ये क्या करेगी। और हमारे पास तो इतने ज़्यादा हंटर्स भी नहीं है और बिल्कुल जापान की तरह ही हमारे यहाँ भी बहुत ही छोटे छोटे आइलैंड है और हम इतने कम हंटरों के साथ सभी आइलैंड पे तो बिल्कुल भी निगरानी नहीं रख सकते हैं। जिसपे कि चेयरमैन गनोई बताते हैं तो चींटी जिस आइलैंड पे मिली थी वो आइलैंड जेजू आइलैंड से 150 किलोमीटर दूर है और अगर वो 150 किलोमीटर तक उड़ सकती है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो और भी दूर तक जाके उड़ सकती है। और अगर वो सच में इतना दूर उड़ सकती है तो दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती है और आगे जाके ये चींटियां दुनिया के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली हैं। और क्योंकि अब इनके पंख निकल गए हैं तो अब इनको चींटियां बोलना सही नहीं होगा, अब हमें इन्हें मक्खियां बोलना चाहिए। जिसपे कि चेयरमैन बाकी सभी लोगों से बोलते हैं मैं तुम्हारी सभी बातों पे एग्री करता हूँ कि हमारे पास साउथ कोरिया में ज़्यादा हंटर नहीं है और हम अपने सभी आइलैंडों पे निगरानी नहीं रख सकते हैं, तो ऐसे में साउथ कोरिया की मदद कौन करेगा। यूनाइटेड स्टेट वालों ने तो पहले ही अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और जब हमने पिछली बार जेजू आइलैंड पे हंटर्स भेजे थे वो तब भी उस रेड में शामिल नहीं हुए थे, तो हमें तो उनसे उम्मीद करनी नहीं चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट वाले अपने हंटरों को हमारे यहाँ भेजेंगे हमारी मदद करने के लिए। जिसपे कि मीटिंग वहीं पर ख़त्म हो जाती है और सभी लोग वहाँ से उठ के चलने लग जाते हैं। जिसपे कि वो जिन चेयरमैन के पास आते हैं और उनके कान में एक बात बोलते हैं कि मैंने मीटिंग के दौरान ये बात नहीं करी थी लेकिन एक हंटर है जो हमारी मदद करना चाहता है इस रेड में, उसने प्राइवेटली मेरे को कॉल करा था। जिसपे कि चेयरमैन बोलते हैं आखिर वो कौन है। जिसपे कि वूजिन चेयरमैन को बताते हैं सर डांगसुक ने हमें कॉल करा था कि वो हमारी मदद करेगा रेड पे। जिसपे कि चेयरमैन बोलते हैं व्हाइट गेट इंसिडेंट के दौरान उसने व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर से लड़ाई मोल ली थी और इसलिए हमने उस पर साउथ कोरिया में आने पे बैन लगा दिया था, फिर वो हमारी मदद क्यों करना चाहता है। और बस यहीं पे इसी सस्पेंस के साथ हमारे इस वीडियो की भी एंड होती है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो उसमें कमेंट भी जरूर कर देना।